Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of SL Loni, and this is second lecture in our series, and we are discussing problems of coordinate geometry. This is chapter 2, example 1, and we will be discussing problems from 11 to 20. पिछले लेक्चर में हम लोग 1 से लेके 10 तक के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमारा आज का क्या सा प्रॉब्लम है। ये हमारा प्रॉब्लम है। बाय द वे, हम एसएल लोनी के जो बुक है, एसएल लोनी का जो पीडीएफ है, वो हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर दिए हैं। तो आप वहाँ से पीडीएफ भी देख सकते हैं और मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आप आराम से 100 रुपये के अंदर में आपको ये बुक मिल जाएगा। चूँकि पुराना बुक है तो इस पर अब रॉयल्टी नहीं पे करना पड़ता है और बस प्रिंटिंग का कॉस्ट होता है, इसी कारण से बहुत सस्ता होता है। तो और प्रॉब्लम हमारा जैसा कि हम अभी से बता ही चुके थे कि स्ट्रेट लाइन का बेसिक प्रॉब्लम्स है। तो ये सब डिस्टेंस फॉर्मूला या स्लोप से रिलेटेड ही मोस्टली प्रॉब्लम है और सेक्शन फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला मोस्टली यूज होगा और उसी से हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो ये आज का यही सब प्रॉब्लम है। हम लोग शुरू करते हैं एक एक। तो आज का ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, प्रूव दैट पॉइंट दिस एंड दिस, यानी 3 पॉइंट दिया हुआ है। हम मान लेते हैं आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 2a। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमको कुछ करना स्पेशल नहीं है। हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC और इसका तीनों वर्टिसेस को हम अरेंज कर लेते हैं। 2a 4a b ये है, इसको मान लेते हैं 2a 6a और इसको c मान लेते हैं 2a प्लस √3a और 5a। तो ये हमारा तीनों वर्टिसेस हो गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होना चाहिए, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। लेकिन हमसे बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, तो हम पहले तीनों कैलकुलेट कर लेते हैं और अगर बराबर हुआ तो हम कहेंगे कि तीनों साइड बराबर है, इसीलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बारी बारी से हम कैलकुलेट करते हैं। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 क्या है 2a माइनस x2 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 4a माइनस 6a का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2a यूनिट्स। ठीक है, और हम यहाँ पे मॉड इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि ये बाय अजम्पशन जो है a को पॉजिटिव माना है। वैसे कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर a अगर निगेटिव होगा तो ये साइड का लेंथ कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इस केस में हम अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो कोई गलती नहीं होगा। वैसे हमें दिमाग में रखना है कि जब भी हम अंडर रूट को फ्री करें तो मॉड लगाएंगे अगर कोई दूसरा चीज उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हो। जैसे यहाँ पे चूंकि ये 2a जो है वो साइड है तो साइड का लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है। साइड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं होता है। जैसे कि टाइम BC क्या है, फिर से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, और b के लिए क्या हो जाएगा 2a x1 है माइनस 2a माइनस √3a का होल स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5a का होल स्क्वायर। तो क्या बना, 2a से 2a कैंसिल हो गया और माइनस का स्क्वायर प्लस और ये √3 हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि ये 3a स्क्वायर और प्लस यहां से एक a आएगा a स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा 2a। और ca अगर हम कैलकुलेट करें तो उसमें भी क्या आता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अगर CA की बात करें तो 2a प्लस √3a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a का स्क्वायर। फिर से ये वही आ जाएगा, ये 2a कैंसिल हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो कि आ गया 2a। तो हम कह सकते हैं हेंस
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 2a प्रूव्ड। और अब यही हमसे प्रूफ कराने के लिए बोला, ये आ गया तो हम कह सकते इतना इज इक्वल टू 2a, तो प्रूफ ये प्रूफ नहीं लिखेंगे, बोल रहा है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है कि नहीं है, तो हम लिख देंगे कि हाँ हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, या फिर अगर वो लिखना होता तो लिखते हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। तो इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 2a। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रूव दैट पॉइंट -2 -1 1 2 1 0 4 3 एंड 1 2 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग एनसीईआरटी वाले में देखे थे और वहां पे हम लोग दो चीज करे थे। एक तो ये कि अगर अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, या अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो भी पैरेललोग्राम है, या सिर्फ एक साइड पैरेलल और इक्वल है, सिर्फ एक साइड मतलब अपोजिट एक साइड, मतलब अगर अपोजिट दोनों पेयर अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम, या अपोजिट दोनों पेयर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम, या अपोजिट एक ही पेयर कोई एक पेयर पैरेलल है और इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम। तो चूंकि हम लोग इस केस में मतलब एलोनी में स्लोप का अभी कुछ नहीं आया है तो हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अभी जो चैप्टर है वो डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम का चैप्टर है। तो इसमें हम सारे पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये -2 और -1 ये यहां हो जाएगा। ठीक है, ये 1 0 यहां हो गया। इसके बाद 4 3 x 4 है और y है 3, तो यहां हो गया। और 1 2 x 1 और y 2 यहां हो गया। अब इस सारे पॉइंट को मिलाते हैं। दिखने से तो लग रहा है पैरेललोग्राम, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम सारे पॉइंट को लोकेट करते हैं। -1, इसके बाद 1 0, इसके बाद 4 3 और इसके बाद 1 2। हम यहां देते हैं A B C और D। अब हम ABCD कैलकुलेट करते हैं। AB इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x1 यहां पे क्या है -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और यहां से -1 माइनस 0 तो यानी -1 प्लस 1, यानी कि ये हो गया √10। BC देखते हैं, तो BC क्या हो जाएगा, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x1 1 है -4 का होल स्क्वायर, y1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर यानी 9 और 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ये हो जाएगा 3√2। CA का देखते हैं, तो CA क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये CA जब बोले तो C हमारा 0.1 हो गया, CD ये D है, तो ये हमारा D पॉइंट हो गया 2। मतलब हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए अगर जो पहला होगा C, तो ये पहला पॉइंट है तो C को पहला पॉइंट मानेंगे, D को ये, और उसी के कोरिस्पोंडिंग X और Y को यूज करना होता है। तो यहां पे CD के लिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1, ये 1 2 है, तो 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, इसका स्क्वायर 9 और 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √10। और √10 हमको पहले ये आ चुका है, ये √10 आ गया, ये भी √10 आ गया। अब हम लास्ट बट नॉट द लिस्ट DA कैलकुलेट करते हैं। तो DA क्या हो जाएगा, √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा,
x1 क्या है हमारा, d के लिए x1 1 है, 1 माइनस और माइनस 2 यानी +2 स्क्वायर, और 2 और माइनस प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये भी हो गया क्या, 3 स्क्वायर 9 + 9 यानी कि ये 18 यानी 3√2। ठीक है, तो ये 3√2 पहले आ चुका था और हमको ये 3√2 अब आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस लिखेंगे कि सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, प्रूव्ड। बस इतना ही करना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरा और तीसरा अप्रोच हम बता चुके हैं। अगर हम स्लोप अगर निकालें तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा, या फिर हम अगर जैसे ये चीज़ इसको हम थोड़ा सा एक बार बोल ही देते हैं। जैसे अगर पैरेललोग्राम है तो अगर ये अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम, अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो भी पैरेललोग्राम, या दोनों पेयर नहीं कोई एक पेयर, जैसे दोनों के जगह पे ये एक पेयर पैरेलल और इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस पेयर में कहने का मतलब कि या तो ये पेयर या इस तरफ का, ये दोनों में से कोई, मतलब दो पेयर में से एक पेयर। ठीक है, अपोजिट साइड का, एडजॉइनिंग साइड का नहीं। तो ये हो गया। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रूव दैट पॉइंट दिस 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 एंड दिस आर एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक मेजर डिफरेंस है। मतलब मेजर डिफरेंस क्या, ऑब्वियसली सबसेट है पैरेललोग्राम का, तो इसको पहले पॉइंट को लोकेट कर देते हैं और हम उसमें आगे बढ़ते हैं, फिर उसी में कमेंट करेंगे। तो ये 2 और -2 पॉइंट यहां हो गया, 8 और 4, 1 2 3 4 यहां हो गया, 5 7, 5 और 7 यहां है, 5 यहां है, तो 7 ये कुछ यहां पे होगा इस पॉइंट। ठीक है, और -1 x -1 और ये 1। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल है। इसको मिला देते हैं सारे पॉइंट को, इसको यहां से और इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। तो देखिए हम बिना जैसे पहले पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, 2 -2, ये क्या है 8 4, ये क्या है 5 और 7। होपफुली आपको ये दिख रहा हो। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, दिख रहा होगा बट मतलब लिख लेते हैं नीचे में। ये बी पॉइंट है, ये हमारा है 8 4। ठीक है, ये सी पॉइंट, इसको हम सी पॉइंट मान लेते हैं, और ये हमारा डी पॉइंट है, ये है -1 1। देखिए पैरेललोग्राम जो हम अभी पीछे करे हैं वही करेंगे, बस एक चीज और एडिशनल करेंगे, पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो वैसा पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल इक्वल हो, उस पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। और भी क्राइटेरिया है, जैसे एक एंगल 90 हो और एडजॉइनिंग साइड इक्वल हो तो भी बोल सकते हैं। एडजॉइनिंग साइड नहीं, मतलब सॉरी, अपोजिट साइड इक्वल हो और एडजॉइनिंग साइड परपेंडिकुलर हो। लेकिन हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके अगर सिर्फ करना रहे तो उस केस में हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ये चीज, ये जो है डायगोनल अगर इक्वल हो गया तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर इक्वल कैन बी कॉल्ड रेक्टेंगल। तो हम क्या करते हैं कि चारों साइड को निकाल लेते हैं और दोनों डायगोनल को निकाल लेते हैं, और उससे हम कंक्लूड कर पाएंगे कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं। तो शुरू करते हैं ए बी, यहां हमारा ये ए पॉइंट है, तो ए बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, √x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 2 - 8 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। तो 2 - 8 -6 का स्क्वायर 36, और -2 - 4 -6 का स्क्वायर तो 36, यानी बेसिकली ये है 6√2 है। BC कैलकुलेट करते हैं,
तो BC के लिए क्या हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी इसी एक्सरसाइज में कम से कम 5-7 बार यूज कर लिए हैं और इसमें 6 बार और होगा, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम रेफरेंस लेके करते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम बचेगा और हम स्किप भी नहीं कर रहे हैं। तो BC में x1 माइनस x2, तो BC के लिए 8 माइनस 5 यानी कि 8 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो कितना बना, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9 और 4 माइनस 7 तो माइनस 3 तो प्लस 9, तो ये हो जाएगा 3√2। BC के बाद CD, अब CD क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 तो प्लस 1 स्क्वायर हो गया और 7 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 36 यानी कि 6√2। अब हम निकालते हैं DA क्या हो जाएगा, अंडर रूट DA हो जाएगा x1 यानी कि -1 और -2 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 3√2। अब देखिए सारा अपोजिट साइड बराबर हो गया, ये है 3√2, ये है 6√2, ये है 6√2, ये है 3√2। अपोजिट साइड इक्वल हो गया यानी कि ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर डायगोनल इक्वल हुआ तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल भी है। तो हम डायगोनल कैलकुलेट करते हैं। AC क्या होगा, x1 मतलब 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -2 माइनस 7 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 माइनस 7 तो 9 -9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 90√90। इसको 3√10 भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं, हमको देखना है कि दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। और इस वाले में देखते हैं BD को, तो BD अगर हम निकालेंगे तो BD हो जाएगा अंडर रूट B के जगह 8 -1 प्लस 1, मतलब ये -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी हो गया √90। तो अब हमारा दोनों डायगोनल बराबर हो गया और अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, प्रूव्ड। तो आप इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रूव दैट पॉइंट दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल दिस हुज एंगुलर पॉइंट्स आर दिस। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब कि एक ट्रायंगल अगर ऐसे है तो इसके चारों तरफ ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ करें और इसका सेंटर जो होगा ये तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा, तो वही चीज प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको पहले मार्क करते हैं, हमारा चूंकि फिक्स पॉइंट है तो हम थोड़ा सा ग्राफ पे मार्क करेंगे, विजिबल ज्यादा रहेगा प्रॉब्लम हमारा। ठीक है, 1 1 2 3, x में 2 और y में 3 और -2 2 और 2, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब तीनों को मिला देते हैं, तीनों को मिला दिए। ठीक है, अब हम सबको मार्किंग कर 1 1, ये हमारा A मान लेते हैं, B हो गया हमारा 2 3 और C जो हो गया वो -2 और 2। थोड़ा सा 1 मिनट सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद ओवरराइट नहीं होगा। इसके बाहर से सर्कल एक ड्रॉ करते हैं। अब कोई जरूरी नहीं, हम रफ स्केच कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सर्कल जैसा दिखे, बस हाँ अप्रोक्सीमेटली दिखना चाहिए। अब इसको इससे मिलाए, इसका सेंटर हम अंदाज से ना ले लिए और इसको वर्टिसेस को मिला दिए। ये हमारा हो गया A 1 1, ये हमारा हो गया B 2 3, ये हमारा हो गया C। देखिए सेंटर में x नेगेटिव है y पॉजिटिव, इसका मतलब ये सेंटर इसका इस तरफ होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप
मतलब अपने अंदाज से ले सकते हैं और इसको गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप स्केल्ड ग्राफ नहीं ड्रॉ करें। अगर सर्कल से अगर कंपास से करते तो उस केस में आपको एकदम एक्यूरेट माना देखना होता, और ये लेकिन यहाँ पे उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो अगर चाहिएगा ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करना तो हम थोड़ा सा 1/1/14 है तो बहुत छोटा सा क्वांटिटी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम इसको मतलब थोड़ा सा इधर सेंटर इस तरफ लेके इसको इधर कर लेते हैं, इसको यहाँ और ये यहाँ। अब इसके सरकम सेंटर को मान लेते हैं P है, क्योंकि O जो है वो हम लोग इसको ओरिजिन के लिए फिक्स रखते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि ये सरकमस्क्राइब, तो इसके लिए कुछ नहीं, ये बेसिकली सरकम सर्कल है, और सरकम सर्कल का क्राइटेरिया यही होता है कि वो अपने सेंटर से ऑब्वियसली इक्वी डिस्टेंस होगा, तो P कोई पॉइंट होगा जिससे ये इक्वी डिस्टेंस होगा, तो प्रूव दैट पॉइंट इतना इज सेंटर ऑफ इतना, तो हमको P भी दे दिया है। अगर ये कैलकुलेट करना रहता तो फिर हमको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता, लेकिन अभी वो नहीं कहा है हमसे, ये सिंपली 39/14 ये हमको सेंटर भी दे दिया और ABC हमको पता है, तो हमको बेसिकली दिखाना है AP = BP = CP ही प्रूफ करना है, मतलब यही दिखाना है। तो हम कैलकुलेट करते हैं तीनों चीज को। AP = x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, √x1 a क्या है 1 है, 1 माइनस p क्या है एक 1/14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/14 स्क्वायर प्लस b क्या हो y1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 39/14 का स्क्वायर। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 14 + 1 15/14 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 14 माइनस 39/14 का स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा हमको अलजेब्रा पता होना चाहिए, चाहे तो हम इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम लिख दे देंगे तो आसान रहेगा। 196 इसका स्क्वायर होता है, 225 इसका होता है, प्लस ये अगर 39 में से अगर हम 14 को डिडक्ट करें तो हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625/196, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 850/196। और हमको इसको सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, ये 850 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 55 इसमें से कॉमन आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं कॉमन आएगा, तो हमको कोई फायदा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √850 में से 25 कॉमन आ जाएगा, तो 25 अगर कॉमन आएगा तो कितना बच जाएगा 3 और 10 4 34 बचेगा। तो हम उससे कोई ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है, 5√34 लिखने से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया AP। हम अगर BP कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला ऑलरेडी हमको नोन है, तो BP अगर करें तो हो जाएगा 2 माइनस और माइनस प्लस 1/14 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 39/14 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 14 टू जा 28 प्लस 1 28+1/14 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 42 माइनस 39 और नीचे में 14 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये अलजेब्रा है और कुछ नहीं। यहाँ नीचे हो जाएगा 196, दोनों में कॉमन रहेगा तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं। ये 29 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9/196। चूंकि यहाँ स्पेस कम है तो हम लोग अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो BP हमारा क्या आया, BP = √29 का स्क्वायर अपॉन 196 प्लस 9/196। 29 का स्क्वायर हम करें, और ये एक सिंपल ट्रिक है, हम लोग वैदिक मैथ का प्रॉब्लम करेंगे उसमें ये सब मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, और अभी हम लोग डायरेक्टली करते हैं। तो 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18, 2 जा 36 और 36 में 8 जोड़ देने से 44 हमारा 4 कैरी बचा, और 4 2 2 जा 4 और 4 8, 841 हो जाएगा। और 841 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो 850 होगा। तो हम इसको इनफैक्ट लिख देंगे √850 अपॉन
14। इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो ये वही आएगा 2/34 आएगा, सॉरी 5√34/14। हम ये लिखने की जरूरत हमको नहीं लगता है, हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं। और इसी तरह से अगर सीपी कैलकुलेट करें तो सीपी, एक बार पीछे चलते हैं, सी हमारा है -2 और पी जो है वो ये है, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। सी क्या है, सी है हमारा -2 और पी क्या है -1/14 और 1/14 और 39/14। तो इसको देखें क्या हो जाएगा, -2 माइनस प्लस 1/14 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 39/14 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √ -28 + 1/14 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 28 माइनस 39/14 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये -28 का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर और नीचे में 196 प्लस ये 11 होगा, 11 का स्क्वायर हमको पता है 121 और 196। अब हमको सिर्फ 28 का स्क्वायर करना है। 28 का स्क्वायर अगर हमको करना है 8 8 जा 64 4, तो हमारा कैरी आ गया 6, 8 2 जा 16, 2 जा 32, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इसके मल्टीप्लाई करें और दोनों को जोड़ दिए तो 32 और जो कैरी था उसको जोड़े तो 38। तो हम इसमें 8 यहां लिखेंगे और 3 हमारा कैरी बन गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और प्लस 3 7। अब हमारे पास क्या है 5, कुछ गलती हो गया, एक सेकेंड, ये 29 नहीं है, ये 28 है, ये -28 है और ये -1 ऐड होगा तो ये 28 का स्क्वायर नहीं बल्कि 27 का स्क्वायर होगा। और इसी कारण से हमारा ये पूरा कैलकुलेशन गलती हो रहा था। अब कैसे गलती पता चला, ऑब्वियस बात है कि हमारा ये भी रिजल्ट जो है वो 850 आना चाहिए था। तो 27 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो गया और 7 2 जा 14 2 जा 28, ये 7 7 जा 49 होगा तो 4 और 7 2 जा 14 2 जा 28 और इसमें 4 करेंगे तो 32, यहाँ 2 आ जाएगा और 4 3 7। वैसे इसको याद रखना चाहिए, 427 729 याद रहना चाहिए था। तो ये हो जाएगा कितना 729 प्लस 121/196 दोनों मिलके फिर से वही √850/14 आ जाएगा। हम ये हो गया तो हम कह सकते हैं पिछले ही पेज पे चल के कि हेंस मतलब हेंस सिंस, यहां पे जगह नहीं वहीं करते हैं, सिंस AP is equal to BP is equal to CP, therefore P is center of circumscribing triangle ABC proved। तो यही करना है हमको और बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और एक थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुआ था जिसको टाइमली हम उसको चेक कर लिए। ठीक है, एक्चुअली वो +1 होने वाला था तो पहले ही मेरे दिमाग में +1 आ गया था और उस कारण से वो गलती हुआ। अब हमारा सारा प्रॉब्लम सेक्शन फॉर्मूला का है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इन 3:4 रेशियो। तो देखिए ये पॉइंट 1 3 है तो ये पॉइंट को मार्क कर देते हैं 1 3 और 2 7 2 और 7 2 7 कहाँ हो जाएगा, ये 8 वाला लाइन है तो इसके जस्ट नीचे वाला लाइन जो होगा वो 7 का लाइन होगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे इसको मिला देते हैं। अब इसको कोई पॉइंट है, थोड़ा अच्छे से नहीं आया, ये हो गया हमारा 1 3 1 3 A B 2 7। अब ये पॉइंट ये लाइन है, अब इसको 3:4 के रेशियो में कोई पॉइंट कट कर रहा है, यानी 3:4 तो हम पता नहीं कहाँ है लेकिन हम देख सकते हैं कि 3 थोड़ा छोटा होगा, इस यानी कि थोड़ा सा A के तरफ होगा, इसको मान लेते हैं P और ये 3:4 में कट कर रहा है। हमको सेक्शन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है,
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, जहां पे m इज टू n हमारा यहां पे दिया हुआ है 3:4 और a भी हमको पता है। तो हम p का अगर कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या आ जाएगा, mx2, m हमारा 3 है और x2 हमारा 2 है, यानी कि 3 × 2 प्लस n है हमारा 4 है, x1 1 है अपॉन 3 + 4 और फिर से क्या हो जाएगा, my2, m 3 है और y2 7 है, 3 × 7 प्लस n क्या है 4 है और y1 क्या है 3 है अपॉन 3 + 4। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 4 10 अपॉन 7, 21 + 12 कितना है, 21 + 12 तो 33 हो गया अपॉन 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में 7 और 3 अपॉन 7 और इसको लिखेंगे तो 7 4 जा 28 तो 4 5 अपॉन 7, 28 + 5 33। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, जो आपको कॉन्वीनियंट लगे हम दोनों में से कोई आंसर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब प्रॉब्लम चूंकि यहां पे हेडिंग दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच, और इसके बाद 3-4 प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो यहां पे बेसिकली इस केस में भी हमको डिवाइड द सेम लाइन इन द रेशियो ऑफ 3:-4। तो अब हमको पॉइंट वही है, पॉइंट क्या क्या है, 1 3 है और 2 7 है। तो 1 3 अगर हम मार्क कर ले, 1 3 हमारा यहां है, 1 3 सॉरी यहां पे 1 3 है, 1 और 3 यहां है और 2 7 जो है वो ये वाला लाइन है, ये 6 है और इसके जस्ट ऊपर 7 होगा, ये 7 2 7 का लाइन यहां है। ठीक है, 2 7 और इसको अब हम मिला देते हैं। अब ये 3:-4 के रेशियो में बोलना बड़ा ही अटपटा है और इसका रीजन है, इसका कहने का मतलब है कि ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसको एक्सटर्नली बिना बोले इसको वैल्यू के हिसाब से दे दिया है। तो इसको हम लोग ऐसे मतलब आइडियली नहीं दिखाना चाहिए। अगर ये 3 यूनिट अगर है, जैसे पहला m है ये और दूसरा n है, हम इसको a माने 1 3 और b को हम मान लिए, b हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा b है जिसको हम माने हैं 2 7, यही है पॉइंट, हम एक बार चेक कर लेते हैं। 1 3 और 2 7 है, 1 3 और 2 7 है। अब इसका एक बहुत सिंपल सा ध्यान रखना होता है सेक्शन फॉर्मूला में, ऑल्दो जो बनाए होंगे उनको ये चीज पता होगा, सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग रेशियो के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि इसको हम किस तरफ रखें। तो आप एक चीज देखिए, अगर हम 3:7 -4 अगर बोला है तो हम अगर इसको a के इस तरफ अगर इस पॉइंट को रखते हैं तो a से 3 यूनिट होगा, लेकिन इससे उसका डिस्टेंस और बढ़ जाएगा और -4 का मतलब ये हो सकता है कि इसको हम बाहर की तरफ। तो एक काम करते हैं, अभी हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं इस पे, हम बिना मार्क करे या आर्बिट्रेरी कहीं मार्क कर देते हैं और हम p को मान लेते हैं कि p पॉइंट उसको 3:-4 के यूनिट में डिवाइड कर रहा है। बट ये इनवेरिएबली एक्सटर्नल डिवीजन का बात है, ऑल्दो ये मेंशन नहीं करा है। तो हम इसको p का अगर कोऑर्डिनेट हम अगर निकालना चाहें तो हमको फॉर्मूला हमारे पास है कि mx2 + nx1 अपॉन m + n। आप कहिएगा कि हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन और फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटरनल डिवीजन का, ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है इंटरनली डिवाइड करने का और इस कारण से ये रेशियो को निगेटिव कर दिया है। ऑल्दो ये इन ऑल प्रैक्टिकल केस जो है ये एक्सटर्नल डिवीजन है, तो हमको जो बोला है वो फॉर्मूला लगाएंगे और उस सिचुएशन से हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो ये क्या हो जाएगा, बस हाँ ये हम इतना कमेंट कर सकते हैं कि जो पॉइंट आएगा वो इस दोनों लाइन के बीच में नहीं लाई करना चाहिए, जैसा हम कह रहे हैं। तो इसको आप देखिए, my2 + ny1 अपॉन m + n। अब हम इसको अगर लिखते हैं तो m क्या है हमारा 3, यहां पे है 3:-4 सॉरी -4, m हमारा 3 है तो 3 x1 यानी 1
प्लस n क्या है -4 और x सॉरी x2 लेना है ना, mx2 3 इंटू 2 पीछे वाले में सही लिया हुआ है ना, ये तो पता चला। हाँ ठीक है, ठीक है। तो mx2 और प्लस n -4 और x1 1 अपॉन m प्लस n यानी 3 और प्लस -4 फिर से my2 यानी 3y2 क्या है 7 है प्लस n मतलब -4 और y1 3 अपॉन m प्लस -4। अब देखिए ये अपने आप हमको सही आंसर दे देगा। 3 2 जा 6 -4 अपॉन -1 और ये हो जाएगा 21 -12 अपॉन -1। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन -1 और ये हो जाएगा 9 अपॉन -1। ये हो गया क्या -2 और -9। गौर से देखिए -2 और -9 ये तो बाहर चला गया, लेकिन ये हमारे इस लाइन के बीच में नहीं आएगा, इसके बाहर होगा कहीं भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर -2 और -9। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहां पे जो हमारा डायरेक्टिव दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, वहां तक लिखा हुआ है डिवाइड्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो पहला बार हम एक बार इंटरनल डिवीजन करते हैं, तो हम केस 1 लेते हैं जिसमें इंटरनली डिवीजन कर रहा है, इंटरनली वाला। तो उस केस में हम पहले लोकेट कर लेते हैं पॉइंट को। क्या है हमारा -1 और 2 ये हो गया, और 4 और -5 x 4 है और y -5 है। 4 और -5 इसको मिला दीजिए, मिला दिए। अब ये इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो -1 और 2 हमारा a हो गया और b हो गया 4 और -5। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। अब इसको हम 2:3, पहला पॉइंट हमारा 1 2 है, तो इसको 2:3 में डिवाइड करें तो हम कहीं पे इस तरह से कर देते हैं कि इधर थोड़ा पास में होगा, इधर थोड़ा दूर। ये हो गया 2:3, अप्रॉक्सली हम मार्क कर रहे हैं इसको। ये हमारा P पॉइंट है जो हमको नहीं पता है। अब हम इंटरनली डिवीजन का कर रहे हैं, तो इंटरनली डिवीजन का अब करेंगे तो हम फॉर्मूला लिखेंगे P जो होगा हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो हमारा क्या हो जाएगा m क्या है, m है हमारा 2, mx2 2 इंटू 4 प्लस nx1 3 इंटू -1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा my2 यानी कि 2 इंटू y2 2 इंटू -5 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 2, डॉट से भी हमारा मल्टीप्लीकेशन का सिंबल बन सकता है, 2 प्लस 3। तो क्या हो गया ऊपर में आ गया 8 -3 अपॉन 5 और यहां पे आ गया -10 प्लस 6 अपॉन 5। तो क्या हो जाएगा 8 -3 5 अपॉन 5 1 हो जाएगा और ये -4 अपॉन 5 तो -4 अपॉन 5। ये हमारा हो गया आंसर। ये इंटरनल डिवीजन वाला केस हो गया। अब इसी तरीके से एक्सटर्नल डिवीजन का इसी पॉइंट के साथ करना है। तो फिर से हम क्या लोकेट करते हैं -1 2 और 4 -5 -1 और 2। ठीक है, मान लेते हैं -1 2 और 4 और -5। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी है 4, -5। पीछे वाले में 4 -5 सही लोकेट करें है ना, हाँ सही लोकेट करें हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं इससे मिला देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है 2:3 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब देखिए एक हम सिंपल सा चीज बताते हैं जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे AB अगर है
P कोई पॉइंट अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके बीच में होगा, जैसे m/n कर रहा है तो हम लिखेंगे AP अपॉन BP इज इक्वल टू m/n, ठीक है। लेकिन अगर वही P अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AB को, जैसे ये हमारा AB है और P अगर ये कोई पॉइंट है और इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि पहले हम जो पॉइंट, जैसे हम लाइन लिए, जो पॉइंट पहले बोलेगा, यानी कि अगर हम ऐसे करेंगे AP, इसका रेशियो ऐसे निकालेंगे AP अपॉन BP, और AP चूंकि बाय डिफॉल्ट ये हमारा बड़ा है तो दूर वाला पॉइंट ये लेंगे और उसमें नजदीक वाला जो है वो ये लेंगे, तो जैसे दूर वाला जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ये पास वाला 2 हो जाएगा। तो इसको हम रीराइट अगर करेंगे तो इसको हम चाहेंगे तो एक्सटर्नल डिवीजन को भी हम इंटरनल डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी वो सब नहीं करेंगे। प्रॉब्लम हमको बहुत सारा आने वाला है और उस सब केस में सॉल्व करते करते हमको पता चल जाएगा कि इसमें हमको करना क्या है। तो अभी हम केस में हम चूंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो अभी इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से फिर जब कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अभी जैसे बोला वैसे हम कर लेते हैं। तो हमको ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए बोल रहा है और 2:3 के रेशियो में बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं, P mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my1 माइनस ny1, ये 2 है सॉरी, और अपॉन m माइनस n। ये एक्सटर्नल डिवीजन का है जहां m/n जो है हमको दिया हुआ है 2:3, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर से x2 हमारा है 4, तो 4 इंटू 2 माइनस और 3 इंटू -1, ठीक है, और 2 माइनस 3। नीचे में क्या हो जाएगा, फिर से m और y2 यानी कि -5, पीछे वाले -10 आया था ना, -10 प्लस 6, गुड। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस n क्या है 3 है और y1 क्या है 2 है, अपॉन 2 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए, 8 और प्लस 3 11 अपॉन -1, और ये -10 और -6 -10 और -6 -16 अपॉन -1। तो ये हो गया क्या, -11 और -16। ये हमारा हो गया आंसर। अब इस पॉइंट को अगर लोकेट करें, यहाँ पे हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर -11 करेंगे तो -11 कुछ यहाँ आ जाएगा और +16। तो ये कहने का मतलब कि इस पॉइंट के बाहर है, पीछे के तरफ है। तो मतलब यहां पे हम कहना चाह रहे थे, अगर इसी पॉइंट को बोले तो ये हमारा पॉइंट कुछ इस तरह से होता, AP अपॉन BP इज इक्वल टू 3:2, ये आ जाएगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। और ये इस पॉइंट को अगर आप लोकेट कीजिएगा और डिस्टेंस का रेशियो निकालिएगा, एकदम यही आएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। डिवाइड्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली पॉइंट ज्वाइनिंग दिस ना इन द रेशियो ऑफ दिस। तो एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अगर हम जल्दीबाजी में कैलकुलेट करना चाहें तो इंटरनली डिवीजन का कैलकुलेट करेंगे और दोनों के बीच में माइनस लगा के और हम आंसर निकाल लेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं और सीखने वाले पार्ट में कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाहिए, तो -3 और -4, क्योंकि जितना आप इस पर टाइम खर्च कीजिएगा उतना आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और बढ़िया रहेगा। -3 और -4, -3 और -4 और -8 और +7, -8 और 5 6 और 7 कुछ यहाँ पे है। ये -8 और 7 ये पॉइंट कुछ यहाँ पे है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया जाए, ठीक है। इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, इसको भी ऐसे मार्क कर देते हैं। तो ये पॉइंट है हमारा -3 और -4। वैसे भी क्वाड्रेंट से ही पता चलता है, दोनों निगेटिव होगा तो बाय डिफॉल्ट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और ये है -8 और 7, तो इस पॉइंट को हम यहीं लोकेट कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं B पॉइंट और इसको हम मान लेते हैं A पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट हमेशा उसको हम A मानेंगे, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि इंटरनली पॉइंट डिवाइड करता है 7:4,
5 के रेशियो में। यानी कि अगर a के तरफ 7 अगर होगा तो ऑब्वियसली a के तरफ ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तो हम p लिखते हैं इसको, और ये 7:5 में डिवाइड कर रहा है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, p का फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का है, p इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, m पहला a से हम लेंगे mx2, m इधर अगर है 7 तो x2 माइनस 8 हो जाएगा, तो 7 इंटू माइनस 8 प्लस n 5 है और x 1 माइनस 3 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब 7 प्लस 5, और my2, m 7 है, y2 है हमारा 7, तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, और फिर क्या है प्लस 5 इंटू, और n ये 5 है, n y1 क्या है -4 है, तो यहां पे लिख देंगे -4। ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n क्या है 7 प्लस 5। अब इसको आराम से लिख लेते हैं, 7 8 जा 56, तो -56 -15 अपॉन 12, और ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 20 अपॉन 12। तो कोई एकदम सिंपल सा हो गया, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 71 माइनस 71 अपॉन 12, और इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 29 अपॉन 12। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या अगर चाहे हम तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 माइनस 11 अपॉन 12, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऑल्दो हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा एडवांटेज है 2 और 5 अपॉन 12। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम हमको लगता है ये लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अब अगले प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें, अगर इस प्रॉब्लम को हम यहाँ ये मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट है, इसको सेकेंड पार्ट को हम यहाँ करते हैं, और यहाँ करते हैं तो हम अब फॉर्मूला में क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट इसको ट्विक कर दिए, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब इनोवेशन करते हैं। देखिए, इस हमको पता है कि बीच में निगेटिव आएगा, तो हम क्या करते हैं, इस स्टेप को यहां से पिक करते हैं। पहले एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये गलती होगा तो दूसरा स्टेप भी हमारा गलती हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर एकदम सही है। और हाँ, ये लिखने का यहाँ पे -1 वहां नहीं लिखा है, तो या तो हम इसको पूरे को होल को माइनस सोचेंगे, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई अगर -15 से करें और +11 कर दिए तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो अगर माइनस अगर हम यहां सोच रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों में माइनस है, और इसी को दिखाने के लिए हम ऐसे लिखे हैं। तो हो सकता है टर्मिनोलॉजी में माइनस वहां नहीं लिखा जाता हो, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, तो इसको माइनस यहां रखिए, बट ये रिजल्ट है, इसको कुछ अदर दूसरा चीज नहीं सोचना है। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, यहीं से पिक कर लेते हैं, -56, और यहां माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, +15 अपॉन नीचे में भी दोनों के बीच माइनस आ जाएगा, तो 2। अब यहां पे लेंगे तो इसमें प्लस आ जाएगा, तो 49 प्लस 20, और नीचे में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 2 बचेगा। तो हमारा कैलकुलेशन कितना घट गया वो देख लीजिए। इसमें से अगर 15 घट गया तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1, 41 -41 अपॉन 2, और इधर हो जाएगा 69 अपॉन 2। तो हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा दी और आप इसको समझ लीजिएगा, हमको विश्वास है, क्योंकि जो लोनी बनाने आया है उसमें इतना समझ होगा, और अगर नहीं समझ होगा तो आप जरूर कमेंट में बताइए और हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस आर इज ट्राइसेक्टेड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल चीज है ये, 1 और -2, x इज इक्वल टू 1 और x 1 में है और y में -2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा A 1 और -2,
और -3 और 4, तो x में -3 और y में 4, तो -3 और 4। अब देखिए बहुत सिंपल सा चीज है, इसको हम क्या करते हैं, मिला दिए। अब ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 2 पॉइंट होगा जो इसको ट्राइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि 2 पार्ट में बांटा, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 पार्ट में बांटा। तो हम एक पॉइंट को मान लेते हैं P, दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं Q, और ये सारा बराबर है। बराबर है तो हम अगर P को कैलकुलेट करेंगे तो P के लिए हम यहां से ये डिस्टेंस ऐसे लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 यूनिट। और एक चीज ध्यान रखिए, इसको एब्सोल्यूट सेंस में हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन चूंकि रेशियो है तो वो सेम आ जाएगा, तो हम अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते और इसी कारण से हम ये। लेकिन जो लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट होंगे और जो लोग हमारे मतलब कंटेंट को जज कर रहे होंगे, तो उनको लगेगा कि यार ये तो गलती लिख दिया। नहीं बंधु, हमको पता है कि हम क्या लिख रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है। और अगर Q को लेंगे तो Q यहां से यहां तक हो जाएगा और यहां से यहां तक, ये तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमको इसमें 2 बार इंटरनल फॉर्मूला, डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद हमको उससे कैलकुलेट करना। तो हमारा A ये है और B ये है। अब हम P, अगर हम P को कैलकुलेट करें मान लेते हैं, तो A हमारा, A को हम ऑब्वियसली A पहले है तो इसको 1 माने हैं, 0.1 0.2 0.12 मतलब x1 का जो हम सबस्क्रिप्ट लगाए हैं उसके सेंस में। तो हम अगर P लिखते हैं mx1 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो क्या करेंगे, m हमारा क्या है, अब P के लिए माइंड इट, हम P के लिए लिख रहे हैं, तो P के लिए हमारा ये 1 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है जो हमारा m का काम करेगा। तो mx2 यहां आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू -3 प्लस n हमारा 1 है और x1, तो 1 इंटू 1 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, my2, m हमारा 2 है और y2 हमारा 4 है, तो 2 इंटू 4 प्लस n क्या है, 1 है और y1 -2 है, तो -2 अपॉन 2 प्लस 1। तो देखिए क्या आ जाएगा, -6 प्लस 1 अपॉन 3, और ये क्या आ जाएगा 8 -2 यानी कि 6 अपॉन 3, यानी हम लिख सकते हैं -5 अपॉन 3, और ये कितना होगा, ये होगा 6 अपॉन 3 2। ये हमारा हो गया आंसर। अब आप देखिए, अब हम Q को कैलकुलेट करते हैं। तो Q को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी हमारा अभी भी सेम रहेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो हम अगर इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, अब Q के लिए देखिए, Q के लिए A इधर है तो m का वैल्यू 1 होगा, कंफ्यूज नहीं होना, इसको ब्रैकेट ऐसे अंडरलाइन करते हैं। तो इसमें हो जाएगा mx2 यानी कि 1 इंटू -3 प्लस n क्या है 2 इंटू x1 क्या है 1 अपॉन 1, m 1 है और n 2 है, बस mn चेंज हो गया है दोनों के लिए। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, my2, m क्या है 1 है और y2 क्या 4 है, 1 इंटू 4 प्लस n क्या है, n है हमारा 2 और y1 क्या है -2। तो यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट, जब भी निगेटिव रहेगा तो ब्रैकेट प्रेफरेबली लगा दीजिए, हमारा गलती होने का चांस घट जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्या लिखेंगे, -3 प्लस 2 अपॉन 3 और यहां लिखेंगे 4 4 अपॉन 3। तो बेसिकली हो गया ये क्या, -1 अपॉन 3 और 0। ये हो गया हमारा Q। तो हम अभी आर्बिट्रेरीली दिए थे, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी ये पॉइंट होगा और इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब हम लोग जब प्रॉब्लम को बना रहे हैं उस समय हम लोग अपने मन से जो है रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे करेंगे और एकदम फेयरली सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेक्शन। अब बस वही काम करेंगे, 3 बार करना पड़ेगा। 4 इक्वल पॉइंट्स में बोला है, वैसे हम 3 बार नहीं करेंगे, इसमें हम नहीं करेंगे, इसमें हम दिमाग लगाएंगे। मिड पॉइंट देखिए, सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट का फॉर्मूला बनता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए, इसको यूज करके हम कैलकुलेशन को एकदम गायब कर देंगे, मतलब जादू दिखा देते हैं अभी हम। -6 और 8, -6 और 8 जो होगा, -6 और 8 नंबर पॉइंट यहां है, ठीक है, और 8 और +8 और -6, +8 और -6 यहां है। काफी बड़ा पॉइंट लाइन हो गया, इसको हम इससे मिलाते हैं, सॉरी टेढ़ा हो गया, इसको इससे मिलाते हैं, थोड़ा चलेगा, थोड़ा बहुत, अल्टीमेटली हम रफ स्केच कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस कॉन्शसनेस रहेगा। -6 और 8, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर ए, -6 और 8। पॉइंट हमारा बी क्या है, बी है 8 और -6। अब देखिए, इसको कोई पॉइंट है जो इस यहां से थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, इसको हम नीचे लिख देते हैं अगर आपको फॉर्मूला देखना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 का होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कुछ नहीं है, m और n को इक्वल कर दीजिए, m इज इक्वल टू n, और सेक्शन फॉर्मूला में डालिए, आपको यही रिजल्ट आएगा। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, इसका जो मिड पॉइंट होगा, मतलब तीन पार्ट में इसको बांट रहा है, तो इसका एक मिड पॉइंट अगर कहीं पे मान लेते होगा, यहां पे मान लेते हैं, फिर एक पॉइंट होगा जो यहां होगा, 4 इक्वल पार्ट में बट रहा है तो यहां होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको P, इसको Q और इसको R मान लेते हैं, और हम इस प्रॉब्लम में ये एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि हमेशा प्रॉब्लम को मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनाना है। जब प्रॉब्लम हमारा लॉजिकली बन रहा हो उस केस में हम कैलकुलेशन को अवॉइड करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला नो डाउट बहुत पावरफुल फॉर्मूला है और उसी से हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला आया है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला के बिना अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई एडवांस कंसेप्ट यूज करेंगे, नहीं, टूल हमारा जितना सिंपल होगा उतना हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन अच्छा माना जाएगा। तो हम मिड सेक्शन फॉर्मूला का जो एक छोटा फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसको यूज करके हम इसको करेंगे, जो कि फेयरली सही माना जाएगा। एक चीज देखिए, इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा है, यानी सब बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि Q मिड पॉइंट है AB का, और अगर Q मिड पॉइंट है AB का तो हम क्या लिख सकते हैं, -6 प्लस 8 अपॉन 2 और 8 माइनस 6 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 यानी 1, और ये क्या हो जाएगा, फिर से 2 अपॉन 2 यानी 1, यानी Q पॉइंट जो है वो 1 1 हो गया। हम इसको 1 1 नहीं मार्क करें हैं, कोई बात नहीं है। अब ये पॉइंट Q P पॉइंट जो है, चूंकि ये भी बराबर है इसके, तो इसका मतलब P पॉइंट जो है मिड पॉइंट है Q और B का, तो हम अगर इसका P पॉइंट निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8 अपॉन 2 और 1 माइनस 6 अपॉन 2, यानी कि 9 अपॉन 2 और -5 अपॉन 2। ये हमारा हो गया Q, ठीक है, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ठीक है। अब देखिए पी आर को देखिए, आर जो है वो चूंकि ये भी बराबर है इसके, इसका मतलब आर मिड पॉइंट है Q और A का, तो हम यहां से सिंपली लिखेंगे -6 प्लस Q का हमारा 1 है अपॉन 2 और फिर से 8 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा -5 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। ये हमारा हो गया आंसर, जो कि एकदम परफेक्टली ऑलराइट है, एकदम सही है। बिना हम सेक्शन फॉर्मूला यूज किए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और सेक्शन फॉर्मूला से अगर आप सॉल्व कीजिएगा उस केस में भी वही आएगा, फिर हमारा कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगा। Q के लिए तो 2 2 हो जाएगा, बाकी के लिए एक बार में P के लिए 1 3 हो जाएगा, R के लिए 3 1 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन हमारा बहुत लेंदी होगा। जबकि यहां पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए।
तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये तरीका ये होता है कि हम अपने सिंपल टूल से, सिंपल कैलकुलेशन से अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं और उसमें भी हम बिना स्टेप स्किप करें, ठीक है, जिसमें हम कोई स्टेप स्किप नहीं करे हों, ठीक है, तो उसको सही माना जाएगा और वैसा हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट कीजिए। ये मेरे सोशल मीडिया का लिंक्स वगैरह है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।